चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डायरेक्ट टैक्स का लेक्चर। डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर में हमारा ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। बेसिक कंसेप्ट के अंदर हमने सीखा है कि टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। कंटिन्यूएशन में हम आते हैं, ट्राई करिए समझने का, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए सर ने क्या किया है, आपके लिए एक समरी बनाया है, क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि बहुत से बच्चों को अभी भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में तकलीफ हो रही है। मैं नहीं चाहता कि अब आपको तकलीफ हो, इसके लिए मैंने ये सोचा कि आपके लिए एक समरी बना देता हूं। इससे क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे की जाती है, आपको ये वैसे पता है, बट फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को आप दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी पांचों हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करो, जो आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से डिडक्शन माइनस कर दो, जो आंसर आएगा आपका नेट टैक्सेबल इनकम होगा। क्या आपको यहां तक समझ में आया, नेट टैक्सेबल इनकम तक? देखिए वापस समझा रहे हैं आपको। आपने क्या किया है, सबसे पहले, बाद में हम ना थोड़ा सा थियरी पढ़ के लेंगे। ठीक है, देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को मैंने बाइफरकेट कर दिया, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिसके अंदर आपका विनिंग्स भी आ गया। विनिंग्स यानी जो आपने इनकम कमाया है विद द हेल्प ऑफ विनिंग, हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे। यानी विनिंग्स विल बी अ पार्ट ऑफ देखिए वैसे ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था जब टॉपिक स्टार्ट किया था। तो विनिंग्स का मतलब ही है कैजुअल इनकम। विनिंग्स का मतलब ही है कैजुअल इनकम। आपको याद होगा, यहां तक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था। वापस मैं एक बार क्यों समरी करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो हमने सोचा एक ऐसा टेक्निक आपको दे जिससे आपके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी हो जाए। ध्यान से देखिएगा, ये टोटल इनकम जो आपका आ गया नेट टैक्सेबल इनकम, इसको मैंने टोटली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर यहाँ पे तो 5 दिख रहा है। हाँ, लटक, सटक, सटक, लटक, विनिंग, बैलेंस। क्या 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 क्या? सटक, सटक जी, लटक जी, लटक जी, विनिंग्स और बैलेंस। सटक जी, लटक जी, लटक जी, विनिंग और बैलेंस। यानी पूरे इनकम को मैंने बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड किया? सटक जी, लटक जी, लटक जी, विनिंग्स और बैलेंस। सर ये सटक जी कौन है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 111A। यहां पर टैक्स रेट अप्लाई होता है 15% सटक जी में। लटक जी जो आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड शेयर से है, उसके ऊपर टैक्स रेट है आपको पता है 10%। वापस लटक जी, बट ये अदर देन आपका शेयर्स, इसके ऊपर 20% है। विनिंग्स, विनिंग्स का मतलब है कैजुअल इनकम विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 115B, उसके ऊपर 30% है। बाकी जो बैलेंस बच गया उसके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? डिपेंड करता है असेसी के ऊपर। असेसी मतलब पर्सन जिसको टैक्स भरना है। यदि मैं आपसे बोलूं
एसएससी को मैंने टोटली क्लासिफाई कर दिया आपके एग्जाम ओरिएंटेड। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ स्लैब रेट अप्लाई होगा, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी पर 30% अप्लाई होता है, ये वाले बैलेंस पर। बैलेंस पर देखो ये जो रेट है 15%, 10%, 20%, 30%, ये एकदम फिक्स है, चाहे वो कोई भी टाइप का एसएससी हो। इसका मतलब सटक जी, लटक जी, लटक जी winnings will remain same, the tax rate whether he is an individual, HUF, partnership firm, company, कोई भी होने दो। बट जो ये बैलेंस है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एसएससी पे, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एसएससी। इफ he is an individual and HUF then slab rate, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी है then 30%, इंडियन कंपनी है तो 25% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। सर क्या होगा, इसके लिए क्लासेस का नोट्स रिफर करना होगा आपको। फॉरेन कंपनी के लिए 40% है, सोसाइटी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इट इज स्पेशल स्लैब, इसके लिए भी क्लासेस का नोट्स रिफर करना होगा। लोकल अथॉरिटी के लिए रेट इज 30%, बट यहां से पार्टनरशिप फर्म से लेकर लोकल अथॉरिटी तक सीए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव में क्वेश्चंस नहीं पूछते। सो बेसिकली योर मेन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। क्या आपको यहां तक समझ में आया है? कोई बोल रहा है सर क्लासेस का नोट्स, ये है ना आपका क्लासेस का नोट्स, इसके अंदर डिटेल में दिया है कि 40% कब होगा फॉरेन कंपनी के लिए, लोकल अथॉरिटी के लिए 30%, पार्टनरशिप फर्म के लिए 30%, डोमेस्टिक कंपनी यानी इंडियन कंपनी के लिए 25% भी है, 30% भी है। डिपेंड करता है आपका टर्नओवर कितना था प्रीसीडिंग ईयर में, प्रीवियस ईयर 17-18 में। ठीक है, इसके लिए हमने लिखा है कि आपको क्लासेस का नोट्स रिफर करना होगा। हमारे हिसाब से आपको यहां तक समझ में आया है? रिप्लाई करते जाइएगा। यहां पर सोसाइटी का मतलब है लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली। इज इट क्लियर सब बच्चों को? ये काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए किया है प्रिपेयर, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ताकि कोई बच्चे के मन में ये ना हो कि सर अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। वैसे हमने कम से कम 50+ सम सॉल्व किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर एक एक के नीचे ABCD 1 2 3 4 करके हमने कितने सारे सम सॉल्व किए। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम था और इनकम के हिसाब से टैक्स रेट था। अब बात आते हैं कि टैक्स एक्चुअली कैसे कैलकुलेट होगा। याद रखना आपके एग्जाम में इंडिविजुअल एंड HUF है, सो दिस इज it is only in CA Inter, individual and HUF only it is in CA Inter। ठीक है, CA इंटर बोलो, CMA इंटर बोलो या CS एग्जीक्यूटिव बोलो, सेकेंड स्टेज में सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ही है। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, वो भी मैंने आपके लिए एकदम रेडीमेड बना दिया। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी होगा उसमें से 1 लाख रुपया माइनस करने का और टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर्स वाला है देन 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाला है 15%, विनिंग्स है 115B में 30%, बाकी का जो इनकम बच गया उस पे स्लैब वाइज लगता है। फिर
इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल टैक्स आ गया। टोटल टैक्स में से रिबेट माइनस होता है, रिबेट माइनस होता है और सरचार्ज ऐड होता है, ऐड सरचार्ज, और माइनस होता है मार्जिनल रिलीफ। मैं एकदम फॉर्मेट भी बना के दे रहा हूं। उसके बाद ऐड होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, और एंड में आपका आंसर आता है टैक्स लाइबिलिटी। एंड में आता है आपका टैक्स लाइबिलिटी। सो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज लटक जी, स्पेशल लटक जी, नॉर्मल लटक जी, सटक जी, विनिंग्स, बैलेंस, टोटल आ गया। इसमें से रिबेट माइनस होगा, सरचार्ज ऐड होगा, फॉर्मेट ऐसे ही है। सरचार्ज जहां पर आएगा वहीं पर मार्जिनल रिलीफ हो सकता है। उसके बाद आप ऐड करोगे हेल्थ और एजुकेशन सेस, फिर एंड में आपका आएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी। सर रिबेट किसे मिलता है? देसी गरीब। सर देसी गरीब, ये क्या बात हो गई सर? आपको रिबेट मिलेगा देसी गरीब के ऊपर, गरीबों को मिलता है। सो आप बोल सकते हैं दिस इज गिवन टू देसी गरीब, ये गरीबों को दिया जाता है। और सरचार्ज अमीरों को, अमीरों को, और हेल्थ और एजुकेशन सब लोगों को, सबको। सर ये आपने देसी गरीब क्यों लिखा है? देसी गरीब का मतलब है रेसिडेंट जिसकी इनकम 5 लाख के नीचे है। सो ये देसी गरीबों को मिलता है, सरचार्ज अमीरों से लिया जाता है, अमीरों को चार्ज किया जाता है, और हेल्थ और एजुकेशन सबको होता है। मतलब कुछ भी एंड में आंसर है उसमें हेल्थ और एजुकेशन से ऐड करना है। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर सेस क्यों लिखते हैं, हेल्थ और एजुकेशन सेस? क्योंकि ये ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। इस 4% का यूज गवर्नमेंट खर्च करती है हेल्थ पर और एजुकेशन पर। So specifically this tax is collected for a specified purpose. That's why it is known as a cess. ये टैक्स लाइबिलिटी बोलो या इसे आप बोलो टैक्स पेएबल, दोनों का मतलब सेम है। क्या आप सब बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ क्या? अब तो बोलो यार, मैंने काफी कॉम्पैक्ट करके दिया है। अच्छा, ये कॉम्पैक्ट करने से आपको कुछ फायदा हुआ क्या? इससे क्लियरिटी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? जो बच्चे फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे होंगे उनको भी समझ में आएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने एकदम एकदम क्लियर कर दिया ताकि मन में जरा भी कंफ्यूजन न रहे। आपको पता है आपका फाउंडेशन का रिजल्ट है, अगली मुलाकात फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद होगा। कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ बच्चे बैड लक भी हो सकता है। मैं तो चाहूंगा हर मेरा स्टूडेंट पास हो। अब रिजल्ट आने के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा। तो मैंने सोचा कम से कम जो उसने अर्ली बर्ड बैच में टैक्स सीखा है इतने दिनों में, ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स हुए हैं ये, तो उस 15 लेक्चर्स का एक समरी दे दूं ताकि वो सीए इंटर में आ गया पढ़ने तो अच्छी बात, नहीं आया तो भी एटलीस्ट उसका नॉलेज कहीं वेस्ट ना हो, वो सीखा रहेगा कि बेसिकली टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो उसकी लाइफ में भी काम आएगा, जॉब करेगा या जो भी काम कर रहा होगा।
क्या यहां तक क्लियर हो गया? फिर से मैं पूछ रहा हूं आप सब बच्चों को, आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मैं नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। अब मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम होने दो, पहले उस इनकम को आप 5 पार्ट में डिवाइड कर देना। सटक जी, लटक जी, लटक जी, विनिंग्स और बैलेंस। फिर आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। सटक जी पर 15%, लटक जी 112 ए वाला होगा तो 10%, नॉर्मल लटक जी होगा तो 20%, विनिंग्स पर 30%। So this is a simple way to find the tax and this balance depend upon the type of assessee। आपके एग्जाम में स्लैब रेट है। स्लैब रेट का मतलब आपको पता है, हमने आपको सिखाया 2.5 लाख तक जीरो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, देन 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। यदि वहीं पर देसी बुढ़ा है तो बोलता है सर आज आपको क्या हो गया, बुढ़ा बोल रहे हो? सीनियर सिटीजन देसी। सर देसी मतलब रेसिडेंट, तो उसके लिए लिमिट है 3 लाख की। यदि ये देसी महाबुढ़ा है, बुढ़ा नहीं महाबुढ़ा, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो लिमिट इज 5 लाख, 5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन। सपोज वो फिरंगी बुढ़ा है, फिरंगी बुढ़ा नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, देन उसके लिए देसी बुड्ढा वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी जी अपने देसी बुड्ढों के लिए प्रोविजन बनाए हैं। रिबेट भी वैसे ही देसी गरीब के लिए है। यदि वो नॉन रेसिडेंट है और उसकी इनकम 5 लाख के नीचे है, फिर भी उसको रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट इज गिवन ओनली टू देसी। देसी वर्ड का मतलब है रेसिडेंट। इज इट क्लियर? कब से एक ही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, याद रखना। सरचार्ज अमीरों को अमीरों से चार्ज किया जाता है। मार्जिनल रिलीफ तब मिलेगा जब आपको सरचार्ज लगेगा, और हेल्थ एजुकेशन सबको देना होता है, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन पे तो हर किसी का हक है। ठीक है, तो सबको गवर्नमेंट सबसे लेती है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो। सो बेसिकली आज की क्लास में हमने ये सीखा है 7 फरवरी को। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर इनकम पर। याद रखिएगा आपके नोट्स में मैंने एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, फॉरेन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी का भी टैक्स रेट दिया है, बट यहां पर मैंने वैसे भी कॉम्पैक्ट कर दिया है कि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी है तो टैक्स रेट इज 30%, इंडियन कंपनी है तो 25%, 30%, 25%। यदि आपका टर्नओवर 2017-18 का 400 करोड़ के नीचे था या 400 करोड़ तक था तो 25%, अदरवाइज 30%। फॉरेन कंपनी से गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पर टैक्स रेट अगेन स्लैब वाइज है, 10,000, अगला 10,000, फिर बैलेंस, ऐसे करके नोट्स में सब दिया है। लोकल अथॉरिटी मतलब बीएमसी, ग्राम पंचायत, इनको भी तो टैक्स भरना होता है, इनके लिए टैक्स रेट इज 30%। बट एग्जाम में जो प्रॉब्लम आएगा कैलकुलेशन करने के लिए, दैट इज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। जब आप फाइनल में जाओगे, चाहे वो सीए फाइनल हो, सीएमए फाइनल हो या सीएस प्रोफेशनल हो, दैट इज सीएस फाइनल, वहां पर इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं पूछते हैं, वहां पर वो बी2एफ पूछते हैं, और खास करके कंपनीज का पूछते हैं। और टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर। अगला कंसेप्ट है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सो हेडिंग डालिएगा पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम।
देखिए, समझ के लीजिए, बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इनकम is exempt under section 10 subsection 1। सर ने क्या लिखा, एग्रीकल्चर इनकम जो भी आप कमाओगे उस पर टैक्स नहीं लगता है। आप देख लीजिए, इतने दिनों से लगभग 70-80 दिन होने आ गए, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर लॉ के अगेंस्ट। सोच लो, उनसे यदि टैक्स लेंगे तो पता नहीं वो क्या कर डालेंगे। ठीक है, सिर्फ लॉ चेंज किया गया है, और लॉ जो चेंज किया गया है, मैं किसी गवर्नमेंट को फेवर नहीं कर रहा हूं। आधे फार्मर को पता भी नहीं है कि लॉ है क्या, बस भीड़ बैठी है चिल्लाने के लिए। और नया इंडिया आप बना नहीं सकते, यू कैन नॉट क्रिएट न्यू इंडिया विथ ओल्ड लॉ। सो लॉ हैज टू बी अमेंडेड, but they are not ready to accept or not ready to listen. So agriculture income is exempt under section 10 subsection 1। इसका मतलब यदि आपने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है तो सारा इनकम एग्जेम्प्ट है। ये भी एक बहुत बड़ी हिप्रोक्रेसी बोल सकते हो, विडंबना बोल सकते हो। क्या सर, यदि आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, एक एग्जांपल देता हूं समझने के लिए। मान लीजिए केविन सीए बनने के बाद नया नया कोई कंपनी ज्वाइन किया, उसकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है। तो केविन आप मुझे बताओ, क्या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा? सपोज देयर इज नो डिडक्शन, वेदर यू विल बी लाइबल फॉर टैक्स और नॉट। अमाउंट मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए यस या नो में। केविन लगता है नहीं है। दिशा आप मुझे बताओ, टैक्स लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? अनम्यूट करके रिप्लाई करो। प्राजक्ता कदम, जिसका भी माइक चल रहा हो, क्या टैक्स लाइबिलिटी आएगी केविन को कि नहीं आएगी? इनकम 6 लाख रुपए है, 50,000 पर मंथ। सो वेदर ही विल बी लाइबल फॉर टैक्स और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ही विल। करेक्ट, लाइबल होगा। क्यों लाइबल होगा? क्योंकि आपको पता है स्लैब रेट चलेगा उसके ऊपर। सो ही विल बी लाइबल फॉर टैक्स। लेकिन मान लीजिए प्राजक्ता का खेड़ में, महाराष्ट्र का एक पार्ट है खेड़, वहां पर मान लीजिए बंदी ड्रैगन फ्रूट तो देखा है, खाया भी होगा आपने, ठीक है, उसका कल्टीवेशन करती है और उसे मार्केट में बेचती है। और आप सब बच्चों को पता होगा ड्रैगन फ्रूट में मार्जिन बहुत ज्यादा है। मैंने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल पढ़ा भी था, लिखा भी था कि जो फार्मर्स है, जो चेरी का प्रोडक्शन करते हैं, आप सब बच्चों को पता है चेरी कितना कॉस्टली देते हैं। कम से कम अभी 2 दिन पहले ही मैंने मीरा रोड में पूछा कि भाई चेरी का कॉस्ट क्या है, कैसे बेच रहे हो आप? या ड्रैगन फ्रूट्स वेरी कॉस्टली। कोई फार्मर्स तो ईयरली 20-20 लाख रुपए
इनकम अर्न करता है एग्रीकल्चर से, पूरी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। सो एंटायर इनकम इज एग्जेम्प्ट। अब ये कहाँ का देश है कि आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो खेती करके, आपको टैक्स नहीं भरना है। और केविन नाम का एक बंदा सिर्फ 6 लाख रुपए कमा रहा है जॉब करके, वो भी मुंबई में रह रहा है, तो पता नहीं 6 लाख रुपए में से कितने पैसे तो अपने खाने पीने पर खर्च कर दे रहा है, क्योंकि सब कुछ खरीदना है, फिर भी उससे टैक्स लिया जाएगा। तो ये बोल सकते हैं ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है इस टैक्सेशन सिस्टम में। आई होप आप सब बच्चों को समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता। Whatever you earn, entire income will be exempt from tax. If you earn 50 lakh rupees per month, then also it is exempt. क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं है कि फार्मर से टैक्स लिया जा सके। आप तो देख ही रहे हो, गवर्नमेंट ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई कानून चेंज करने के लिए, कितना बड़ा प्रोटेस्ट करके बैठे हैं। टैक्स लेंगे तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। So basically, agriculture income is fully exempt under section 10 subsection 1 में। यहां तक समझ में आया सबको? एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन मान लीजिए किसी बंदे के पास दो टाइप का इनकम है। दो टाइप मतलब प्राजक्ता की बात कर रहा हूं। प्राजक्ता का गांव में खेती भी करती है, खुद नहीं मतलब मजदूर रखकर काम कराती है, और ये बंदी का खुद का सीए का प्रैक्टिस भी है। दो टाइप की इनकम है, एक एग्रीकल्चर इनकम है, दूसरी इसकी प्रोफेशनल इनकम है। इस सिचुएशन में टैक्सेशन कैसे होगा, उसे बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सो पहले मैंने लिखा एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। This is point number 1. Point number 2. If any person has agricultural income and non-agricultural income, then tax will be computed as under, यानी आपके पास दोनों टाइप का इनकम है, कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट, कंप्यूट टैक्स ऑन total income, that is agricultural plus non-agricultural. Agricultural plus non-agricultural. B point. Deduct
Point B, compute tax on basic exemption plus agriculture income. Agricultural income. C, deduct डोंट वरी, प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, आपको समझ में आएगा. Deduct point B from point A and apply surcharge, if any, apply surcharge if any, and allow rebate and health and education says. Point number D. LTCG, STCG, winnings not to be considered for the purpose of partial integration Next point. If agricultural income is up to rupees 5,000 or non-agriculture income non-agricultural income is up to basic exemption then partial integration is not applicable. Last point, F. Partial integration is not applicable
फॉर पार्टनरशिप फर्म कंपनी LLP। एक प्रॉब्लम मैं कराता हूं, आपको समझ में अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी। पहले आप इसे लिख कर लीजिए। सर ने लिख कर दिया है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है सर ने, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। किसी भी पर्सन के पास एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों है तो उसका टैक्स लायबिलिटी आपको ऐसे कैलकुलेट करना होगा, ABC पैटर्न में। ABC पैटर्न में मतलब क्या आप सब बच्चों को आवाज आ रही है क्या? एक बार क्लियर करिए तो, रिप्लाई टू एवरीवन करना। ओके, रिप्लाई टू एवरीवन करिएगा। सो प्राजक्ता, यदि आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही है देन इट इज फ्रॉम योर एंड। ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए पूछा, हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ हो। तो इफ देयर इज अ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली इन listening, then the technical issues may be at your own end। ठीक है, उस सिचुएशन में आई कांट हेल्प यू। एक ही तरीका है, जब कभी कुछ प्रॉब्लम हो लॉग आउट करो, लॉग इन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट ए क्या कहता है, कंप्यूट करो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर टोटल इनकम, दैट इज एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर। फिर कंप्यूट करो टैक्स बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम पर। फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, यदि सरचार्ज लगाना है सरचार्ज अप्लाई करो, रिबेट माइनस करना रिबेट माइनस करो, हेल्थ एजुकेशन से ऐड करो। LTCG लटक जी सटक जी विनिंग्स कभी भी इंटीग्रेशन में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका अलग से स्पेशल टैक्स रेट है। और यदि आपका एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ 5,000 है यार, तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। गवर्नमेंट बोलती भाई 5,000 रुपए, इतना गरीब इंसान है, फार्मर है तू, तेरा जरूरत ही नहीं कैलकुलेट करने का। या आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है या वहां तक है तो भी पार्शियल इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। एक एग्जांपल है, प्राजक्ता का एग्रीकल्चर इनकम 2 करोड़ है, 2 करोड़ मतलब 5,000 से ज्यादा है, लेकिन इसने जो CA बनने के बाद प्रोफेशनल फीस कमाई वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन से कम है। तो इसके लिए ये लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, टैक्स लायबिलिटी जीरो। लॉजिक, एग्रीकल्चर इनकम वॉट एवर यू अर्न इज एग्जेम्प्ट, और non agriculture income is below basic exemption, therefore entire amount is exempt, there is no need of integration, partial integration। is it clear? अच्छा, ये जो लंबा पॉइंट लिखा A to E तक, these are applicable only to individual and HUF, so partial integration is never applicable for partnership firm company LLP। अरे भैया, रिप्लाई करने में क्या जाता है? प्राजक्ता कहती है सर मैंने सुना नहीं, इसके लिए एक बार और एक्सप्लेन करो। यार ये ऐसे मत करो प्लीज, नहीं सुना है फिर उसके लिए एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट नंबर E क्या कहता है, यदि प्राजक्ता की इनकम 2 करोड़ रुपए है, कहां से? खेती करके, और इस बंदी का ट्यूशन लेती है बच्चों को गांव में, और वहां से सिर्फ 1 लाख रुपए कमाई। सो नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज 1 लाख विच इज बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। सर व्हाट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? 2.5 लाख 3 लाख, याद है क्या? अरे कुछ तो बोलो ना यार, हाँ सर ना सर। तो इसके लिए पॉइंट E पढ़ो, फिर इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है।
और आखिरी पॉइंट में लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म कंपनी एलएलपी पर पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता है। इज इट क्लियर? अब तो ढकार ले लो। ठीक, आते हैं अब हम प्रॉब्लम पर। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी in following cases. Point number 1. Mr. X has PGBP, profit gain business profession का rupees 2 lakh and agricultural income rupees 10 lakh। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, Mr. X has Latak G, LTCG, rupees 10 lakh and agricultural income rupees 10 lakh। Next point. Mr. X, non-resident, LTCG, rupees 10 lakh and agricultural income rupees 10 lakh। Next point. Mr. X has PGBP rupees 10 lakh and agricultural income rupees 1 lakh, नहीं 2.5 lakh and deduction under chapter 6A rupees 1 lakh। चलिए, ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं जो आपका कंसेप्ट क्लियर करने में आपको काफी मदद करेंगे। पीजीबीपी इनकम दिया है पीजीबीपी इनकम
दिया है 2 लाख, एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख है। पहले का आंसर दो, पहले का आंसर दो। देखो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज बिलो बेसिक एग्जेम्पशन, so there is no question of tax, so tax liability will be nil. Is it clear? पार्ट 1 तो बताओ, फिर जो प्राजक्ता का क्वेश्चन अपने आप समझ में आएगा आपको। सुनो, पीजीबीपी इनकम ₹2 lakh is less than basic exemption and agricultural income ₹10 lakh is exempt under section 10 subsection 1. Therefore, tax liability is nil. अरे भाई समझ रहे हैं क्या? अरे रिप्लाई तो करो यार, 2 ही बच्चे करते हैं, एक निशा करती है, दूसरा केविन करता है। अरे बेसिक एग्जेम्पशन के नीचे यार 2.5 लाख रुपए से भी कम है तो क्या टैक्स लोगे गरीब इंसान से? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेकंड, LTCG is never considered for partial integration agricultural income is exempt under section 10 subsection 1. Therefore, taxable income is only LTCG ₹10 lakh. ये टैक्स नहीं है, ये इनकम पंकज सर ने लिखा है, इनकम। अब हम सीखने जा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ध्यान से समझिएगा। अब ये भी पंकज सर ने सिखाया, LTCG पर टैक्स रेट बताओ कितना है।
दो ही बच्चों का रिप्लाई क्यों आता है यार? रिप्लाई करो सब बच्चे, अभी तो मैंने सिखाया यार। LTCG पर टैक्स रेट कितना है? 20%, करेक्ट। सो टैक्स ऑन LTCG टैक्स रेट इज 20%। LTCG है कितना? ₹10 लाख। इसमें से माइनस होगा 2.5 लाख रुपए। ये क्या है 2.5 लाख रुपए? बेसिक एग्जेम्पशन। सो 7.5 लाख रुपए का 20%, 1,50,000। हेल्थ एंड एजुकेशन सेज क्लियर हुआ क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में क्या फर्क है? कोई बताए अनम्यूट करके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड? Sir, in question 2, it is resident, and in question 3, it is non-resident. ओके, सेकंड इज रेसिडेंट, थर्ड इज नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। समझिए, लटक जी, LTCG is never considered for partial integration. Agricultural income is fully exempt under section 10 subsection 1. Therefore, taxable income of Mr. X, non-resident, is LTCG ₹10 lakh. So 10 lakh इसकी टैक्सेबल इनकम है। अब क्या करना है? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। So computation of
टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स ऑन LTCG जो ₹10 लाख का दिया है, टैक्स रेट क्या होगा? 20%। आप सब बच्चे मुझे बताओ, बेसिक एग्जेम्पशन माइनस होगा कि नहीं होगा? बेसिक एग्जेम्पशन होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। सो नोट लिख के दे रहे हैं आपको, बेसिक एग्जेम्पशन benefit is not available to non-resident, is not to non-resident in case of Latakji। क्लियर? सो सीधा हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स टू 2 लाख। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, टैक्स लाइबिलिटी। क्लियर हुआ क्या? अरे बोलने में क्यों कंजूसी यार। अगला, अब आ जाओ, अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4। सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ध्यान से समझिएगा। एग्रीकल्चरल इनकम ₹2,50,000, ये होता है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। सो ये अमाउंट हो गया हमारा 0। फिर पीजीबीपी दिया है 10 लाख, ग्रॉस
taxable income less deduction under chapter 6A net taxable income अब करने जा रहे हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखिए कैसे सॉल्व होगा, कुछ दम नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए टैक्स ऑन ₹9 लाख, क्योंकि इनकम मेरी कितनी है 9 लाख, 9 लाख का जरा टैक्स बता दो। ठीक है, आपने बराबर कैलकुलेट किया, कुछ बच्चों ने 92,500। सुनो, हमें ये कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा, डायरेक्ट नहीं करने का, मैंने वही बताना चाहता हूं। पॉइंट ए आ जाओ, पॉइंट ए जो थियरी लिखाया था सर ने। पॉइंट ए, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल इनकम दैट इज एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर, दोनों इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो। पार्ट ए, पार्ट ए क्या कहता है, टैक्स ऑन ₹9 लाख प्लस 2,50,000, ये 2,50,000 क्या है, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल का सॉल्व कर रहे हैं तो स्लैब रेट अप्लाई होगा, स्लैब रेट अप्लाई होगा। सो 9 लाख प्लस 2,50,000 यानी 11,50,000, तो 1.5 लाख का 30% प्लस 1.5 लाख का 30% प्लस 1,12,500। सो दिस अमाउंट इज, दो चैट बॉक्स में आंसर, केविन का ही आ रहा है यार, बाकी बच्चे भी आंसर दो। 1,57,500 बी पॉइंट। टैक्स ऑन बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम, ₹5 लाख पर, 5 लाख रुपए पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कितना होता है।
दिस इज मेरा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनकम, दिस इज नॉन एग्रीकल्चर। ये है बेसिक एग्जेम्पशन और ये है एग्रीकल्चर इनकम। 12,500 करेक्ट। Point C, point C is nothing but step deduct point B from point A, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। इसका मतलब 1,57,500 minus 12,500, so 1,45,000. Yeah, therefore tax on rupees 9 lakh is rupees 1,45,000. अब इसमें ऐड होगा हेल्थ और एजुकेशन से 4% टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स पेएबल। So 1,45,000 का 4%, $1,50,800। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम का। अदरवाइज आप देखो 9 लाख का कितना निकाले थे, अदरवाइज आपने कितना निकाला था? आप 9 लाख का टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट किए थे, कितना आया था? 92,500, जबकि गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है? 1,45,000। इसका मतलब गवर्नमेंट बोलती है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की वजह से आप एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम यदि ज्यादा है तो आपको टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा पे करना होगा। क्यों? क्योंकि एक एग्जेम्प्ट इनकम है आपके पास, दूसरी टैक्सेबल है, तो जो टैक्सेबल है उस पे हम ज्यादा रेट से चार्ज करेंगे। ये क्लियर हुआ सब बच्चों को? अरे कुछ तो बोलो यार। चलो एक प्रॉब्लम और करते, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा दमदार, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा दमदार। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। प्रॉब्लम, मिस्टर एक्स
age 70 years, has income from house property rupees 5,25,000, agricultural income rupees 1 lakh, LTCG under section 112 rupees 45,000, and casual income rupees 35,000. Deduction under section 80C rupees 20,000. Fine tax liability. चलिए ट्राई करिए जिनको ट्राई करना है। Those who want to try, they can try. Computation of total income देखिए, सबसे पहले तो मैं लिखता हूं एग्रीकल्चरल इनकम, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है 1 लाख रुपए का, एग्जेम्प्ट है। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5,25,000, LTCG long term capital gain 45,000, income from other source casual income is 35,000। इन सब का टोटल करूंगा, ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A
So gross total income is GTI $6,05,000, उसमें से डिडक्शन 20,000 माइनस होगा 5,85,000. This is net taxable income. और आज ही सर ने आपको बताया टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. सर ने आज ही सिखाया आपको. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल. चलिए, अब आपको याद होगा हमने आपको सिखाया कि जो इनकम है उसको बाइफरकेट करने का. ठीक है, उस इनकम को बाइफरकेट करने का, यानी टैक्स ऑन लटक जी अंडर सेक्शन 112 टैक्स होगा ₹45,000 पर. Tax rate is 20%. So tax on casual income (115B) rupees 35,000. $30,000 हो गया. टैक्स ऑन बैलेंस, बैलेंस आएगा कितना पहले वो हमें कैलकुलेट करना होगा. देखो इन सब का टोटल 5,85,000 है, तो बैलेंस कितना बचेगा? 5,05,000, जो कि मेरा स्लैब वाइज जाएगा. इस पे लगेगा स्लैब. अब डायरेक्टली मत करना स्लैब. सो आपका इसकी तरह आएगा, इसकी तरह ABC, इसकी तरह होगा सॉल्व. सो पॉइंट A, टैक्स ऑन ₹5,05,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम 1,00,000. B, tax on
बेसिक एग्जेम्पशन प्लस 1,00,000 पॉइंट सी, डिडक्ट point B from point A. सुनिए, 5,05,000 प्लस 1,00,000, इसके ऊपर टैक्स आ रहा है 33,500 और इसके ऊपर आएगा 5,000। मुझे बताओ 33,000 समझ में आया क्या? $33,000 समझ में आया क्या? बोलो, बोलते नहीं आप लोग यार। निशा बोल रही है सही है सर, समझ में। अरे बेवकूफ बना रहा हूं आपको, सीनियर सिटीजन है ये। 31,000। अरे एज क्या है भाई, एज क्या है? 70 इयर्स। सो यहां पर ये अमाउंट होगा 3,00,000। So this figure will be 31,000. टैक्स में यदि आपने केयर नहीं किया तो गड़बड़ ऐसे ही होगा आपके आंसर। सो ये होगा 31,000, 26,000 आया। सो फाइनली टैक्स ऑन रुपीज 5,05,000 is 26,000। सो ऐड करेंगे हम, इन सबको ऐड करेंगे। 26,000 प्लस 10,500 प्लस 9,000, सो टोटल इज 45,000। 500 add health and education says 4% tax liability or tax payable, 1820 47,320। अरे क्लियर हुआ?
बेसिक एग्जेम्पशन फॉर सीनियर citizen is up to rupees 3 lakh. Clear? अरे रिप्लाई करो यार. चलिए आप सब बच्चे एक बार अंगूठा दिखा दो. किस बात का अंगूठा कि आपको समझ में आया है. मैं एक बार फोटो लेने वाला हूं. जिसका अंगूठा नहीं दिखा फोटो में नहीं आएगा. ठीक है. सो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप होता है. टेक केयर.